अमेरिका ने रणनीतिक बॉम्बर्स को उतार दिया है। B2, B1, B52 की तिकड़ी अब मैदान में तैनात हो गई है। बॉम्बर्स ने ईरानी ठिकानों पर यहां पर तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है। प्रिसीजन स्ट्राइक ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाना है और मिसाइल ठिकानों पर कारपेट बॉम्बिंग। ईरानी एयर स्पेस पर अमेरिका का दबदबा अब लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में अपने सबसे घातक फाइटर बॉम्बर्स को मैदान में उतार दिया है और ये शक्तिशाली स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। B1 लैंसर, B2 स्प्रिट और B52 स्ट्रेटोफोर्टर से तीनों बॉम्बर्स ईरान के सैन्य ढांचे और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और लॉजिस्टिक्स पर भारी प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहे हैं। और यही नहीं, खार्ग आइलैंड के तेल सुविधाओं और तेहरान के आसपास के मिलिट्री ठिकानों पर भी इन बॉम्बर्स से कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है और ये बॉम्बर्स इतने प्रभावी साबित हो रहे हैं कि ईरान की S-300 और S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम और सेजिल 2 मिसाइलें इनके सामने बेबस नजर आ रही हैं। इधर अमेरिका इन तीनों को स्क्रीनोराइज्ड रोल में इस्तेमाल करके ईरान पर हर मोर्चे से दबाव बना रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इन तीनों को कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स में डिप्लॉय भी कर दिया है। और हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो सर B1, B2, B52 की तैनाती अब हुई है, जिसका इस्तेमाल शुरू हो गया है अमेरिका की ओर से, आप किस तरीके से देख रहे हैं इन तैनाती को सर, इस बॉम्बर्स की तैनाती को? नमस्कार। देखिए, ईरान में अब अमेरिका एक ऐसा घातक आक्रमण करना चाहता है कि ताकि वो ईरान को घुटने पे ला सके, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध को लंबे समय तक नहीं खींच सकता है। लंबे समय तक खींचने पर परेशानी यह है कि उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और इंटरसेप्टर्स जो मिसाइल्स हैं वो कम हैं। पैट्रियट्स की कमी है, थार्ड की कमी है। इनके जो कंजम्पशन रेट है वो मैन्युफैक्चरिंग रेट से कहीं ज्यादा है। इसलिए अमेरिका अब चाहता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके घातक आक्रमण किया जाए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां जैग्रोस जो माउंटेन रेंज है उस पर पिकैक्स पहाड़ी के नीचे में इनको गुप्त सूचना मिली है कि वहां पर कुछ एटॉमिक संवर्धन या यूरेनियम का संवर्धन का काम चल रहा है। तो ये गुप्त सूचना मिलने के बाद से उन पहाड़ियों के ऊपर में उसको हेवी बंकर बस्टर बॉम्ब एक साथ गिराया जाने का प्लानिंग इनकी नियति थी। तो वो अब बॉम्बिंग शुरू हो गई है और जितने बड़े बड़े अंडरग्राउंड लोकेशंस हैं जहां पर इनके मिसाइल्स बनाने के कारखाने हैं, जहां पर इनके स्टोरेज हैं, जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो सिटी के जैसा इन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स के जो स्टोरेजेस बनाए हुए हैं, टनल्स बनाए हुए हैं, उसको ध्वस्त करने की तरफ अब अमेरिका आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका को पता चल गया है कि जब तक उनको ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक ईरान की मारक क्षमता जो है वो बरकरार रहेगी। और इसीलिए आप देखिए कि सबसे हेवी जो बॉम्बर्स है B2, B1, B52 जो बड़े बड़े बॉम्ब ले जा सकते हैं और एक साथ कई बॉम्ब ले जा सकते हैं, दर्जनों सैकड़ों बॉम्ब एक साथ अगर एक फॉर्मेशन के साथ गिराई जाती है किसी भी पहाड़ी पर, तो वो हो सकता है कि उसके अंदर के जो अंडरग्राउंड लोकेशंस पे जो उनके लैबोरेटरीज हैं, जो कारखाने हैं, जो स्टोरेजेस हैं, वो ध्वस्त किए जाएं। देखिए, ये जो ईरान ने अंडरग्राउंड बना रखा है वो काफी नीचे है। वो 500 फीट से 2000-3000 फीट तक नीचे है। कई जगह तो 1 किलोमीटर तक नीचे इनके पास अंडरग्राउंड लोकेशंस पे कारखाने हैं और स्टोरेजेस हैं मिसाइल्स के और ड्रोन्स के। वहां तक आम बंकर बस्टर बॉम्ब पहुंच नहीं सकता है। GBU-57 जो है वो मात्र 60 मीटर नीचे जाकर के ब्लास्ट होता है। तो अब अमेरिका की नीति यह है कि एक साथ कई बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नीचे तक जाकर के उनके जो स्टोरेजेस हैं और मिसाइल मेकिंग जो फैक्ट्रीज हैं उसको ध्वस्त
कर सके, और यही अमेरिका अब करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, पूर्णिता जी। यानी कि ये कि अब पूरी तरीके से देखिए, पहले भी मंशा थी अमेरिका की कि सैन्य ताकत जो है उसे कमजोर करना है ईरान का, लेकिन अब पूरी प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ, जहां जहां पर हथियार हो सकते हैं उन पर सटीक निशाना बने, इसे लेकर अब ये जो महाशक्तियां मानी जाती है अमेरिका की, उसकी तैनाती कर दी गई है। ठीक है सर, आप बने रहिए, आपके पास लौट रही हूं वापस। देखिए, आइए अब आपको अमेरिका के तीनों योद्धा के बारे में एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे B-52H की, यानी कि B-52H एस्ट्रोफोर्टर्स अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन अभी भी सबसे विश्वसनीय लंबी दूरी का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ये है, और ये 1955 से सेवा में है। 2026 में भी लगभग 76 विमान सक्रिय हैं और इसकी लंबाई 48.5 मीटर और ऊंचाई 12.4 मीटर की है, और विंग स्पैन की बात करते हैं तो 56.4 मीटर की इसकी है, और 8 प्रैट और विटने TF-33 और टॉर्फेन इंजन इसे लगभग 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देते हैं, और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो लगभग 14,200 किलोमीटर की है। यानी कि बिना रिफ्यूलिंग ईरान पर हमला करके अमेरिका ये वापस भी लौट सकता है। पेलोड क्षमता इसकी 31,500 किलो तक है। कुल मिलाकर देखिए, काफी शक्तिशाली ये माना जाता है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 70 साल पुराना ये बॉम्बर, इसकी अगर हम खासियत की बात करते हैं तो वो भी जरा विस्तार से एक बार आप समझाइए आसान भाषा में। दूसरा, ये ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उससे बच पाएगा B-52? जरा आप समझाइए कि किस तरीके से अमेरिका का ये योद्धा माना जाता है, क्यों इतना शक्तिशाली ये है। देखिए, B-52 जो इनका स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बोलते हैं, और B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट, ये जो बॉम्बर्स हैं, इसमें इनमें ये क्षमता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी जाम करके और तब इनकी वहां ऑपरेशन कराई जाती है, और ये इतनी ऊंचाई से ऑपरेट करते हैं कि जल्दी इन तक मिसाइल्स भी नहीं पहुंच पाएंगी, और अगर पहुंचती भी है तो इनको इस बात का सुनिश्चित पहले अमेरिका कर लेता है कि इनके ऑपरेशंस के पहले वहां के आसपास की सभी या तो एयर डिफेंस बैटरीज को न्यूट्रलाइज कर दिया गया हो, या तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से जाम कर दिया जाए। तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है, और तब ये बॉम्बर्स वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो B-52 स्ट्रेटोस्फीयर है, ये बहुत ही ज्यादा लोड ले जाने के काबिल है। ये काफी हेवी लोड्स ले जा सकता है इसके लिए, और काफी लंबी दूरी तक ये बिना ईंधन भरे हुए ये जा सकता है और फिर वापस आ सकता है। मतलब अगर ये यूरोप से उड़ान भरे किसी भी अमेरिकी बेस से और ईरान में बमबारी करके बिना रिफ्यूलिंग के ये वापस जाके यूरोप पे लैंड कर सकता है। तो ये इसमें एक क्षमता होती है। B-1 जो लांसर है, इसमें क्या है कि इसमें इसका जो विंग है वो स्वीप करने की कैपेसिटी होती है, ताकि ये तेज गति से जाता है, अटैक करता है काफी जल्दी अगर कहीं पहुंचना है, और स्वीप अटैक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इसमें भी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन B-52 में सबसे ज्यादा होती है। तो अभी क्या है कि इस तरह के जो बॉम्बर्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो इतने उन्नत किस्म के हैं, अमेरिका ने डेवलप कर रखे हैं कि अपने दायरे में जहां ये ऑपरेट करते हैं वहां के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी ये जाम करते हैं। इनमें अगर कोई मिसाइल फिर भी इनके ऊपर लॉन्च किया जाए तो उसको डाइवर्ट करने के लिए इनके पास कई तरह के जैमर्स होते हैं, फ्लेयर्स होते हैं, ताकि काफी इफेक्टिव फ्लेयर्स हैं इनके पास, ताकि मिसाइल्स को ये डाइवर्ट कर सके। जी हाँ, ठीक है सर, बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। जो आपने बहुत ही आसान भाषा में बताया है B-52H के बारे में, इसे आखिर क्यों बेमिसाल योद्धा कहा जाता है अमेरिका का, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए, अमेरिका का रणनीतिक बॉम्बर विमान ये है, और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 1955 से लगातार सेवा में ये तैनात है, और 2026 में 76 विमान अभी भी सक्रिय हैं, और 8 टर्फोफैन इंजन से इसकी ताकत मिलती है। रफ्तार इसकी लगभग देखिए 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 14,200 किलोमीटर तक कॉम्बैक्ट रेंज है ये, और बिना रिफ्यूलिंग लंबी दूरी तक ये हमला कर सकता है, जैसा कि सर ने भी बताया। और देखिए 31,500 किलो हथियार ले जाने में ये सक्षम है, इसकी क्षमता है। परमाणु और क्रूज मिसाइलें तैनात कर सकता है ये, और स्टैंड ऑफ हमलों में बेहद
प्रभावी विमान ये माना जाता है और ऐसे में बेहद खतरनाक इसे माना जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं B-1B लैंसर की, जिसे बोन भी कहा जाता है। एक वेरिएबल स्वीप विंग वाला सुपरसोनिक बॉम्बर 2026 में ये वेस्ट एशिया बेसेज पर तैनात होकर सक्रिय हैं और इसकी जो लंबाई है 44 मीटर, विंग स्पैन स्वीप मोड में 41 मीटर तक सिमट जाता है। 4 जनरल इलेक्ट्रिक F101 टर्बोफैन और इंजन इसे करीब 1400 किलोमीटर प्रति घंटे ये स्पीड देते हैं। पेलोड क्षमता इसकी 34,000 किलो तक है और ये आप मानिए कि जिस तरीके से इसकी लंबाई है, इसकी क्षमता है, जो इसकी रेंज है, वो काफी घातक मानी जाती है। सर, आप इससे पहले बता रहे थे B-1 लैंसर के बारे में, एक बार फिर से आप बताइए कि क्योंकि जो कहा जा रहा है ये जो तमाम बॉम्बर्स हैं, क्या वाकई में इससे ईरान प्रेशर में आ सकता है? क्या जो मंशा अमेरिका की समझ आ रही है कि घातक हथियारों की तैनाती, बॉम्बर की तैनाती करके ईरान घुटनों पर आ जाएगा, जो इसकी ताकत है, जो इसकी क्षमता है, क्या इससे वाकई में ऐसी संभावना है कि ईरान जो है वो झुक जाएगा? पुनीता जी, देखिए, ईरान की जो लीडरशिप है अभी वो IRGC के जिस तरह से फंडामेंटलिस्टों के हाथ में है और जब तक वहां पर मुल्ला लोगों का शासन रहेगा तब तक वो आत्मघाती मोड में रहेंगे। इनकी एक विशेषता होती है कि ये मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो ये तो आत्मघाती मोड में आ चुके हैं और ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि ईरान जो है सरेंडर कर देगा। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन ईरान इस बार्गेन में इतना बर्बाद हो जाएगा कि कई दशक लग जाएंगे ईरान को खड़ा होने में। और इस तरह के बॉम्बर से जब बमबारी होगी तो आप ये मान करके चलिए कि ईरान एक तो पहले ही 40 दिनों के बमबारी में वो काफी तबाह हो चुका है और इस समय और भी जितने भी संयंत्र वहां पे हैं, जितने भी अंडरग्राउंड लोकेशंस हैं, उनको अगर ध्वस्त कर देता है अमेरिका तो ईरान निश्चित रूप से घुटनों पे आ जाएगा। भले वो हार माने या न माने, उसकी जो वार लड़ने की जो क्षमता है, युद्ध लड़ने की क्षमता, वो निश्चित से कम हो जाएगी। लेकिन पुनीता जी, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि अगर इनके बॉम्ब्स, बंकर बस्टर बॉम्ब, जब तक कि अंडरग्राउंड लोकेशंस में नीचे तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक कि इनके जो घातक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के स्टोरेजेस डैमेज नहीं होंगे, तब तक ईरान की प्रतिक्रिया के स्वरूप मारक क्षमता बरकरार रहेगी। तो ईरान बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि वो मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी सेंटर्स पर मिडिल ईस्ट में आक्रमण कर पाने में अभी भी सक्षम है। वो इसलिए कि वो अंडरग्राउंड लोकेशंस में उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स अभी भी सुरक्षित हैं। तो वहां तक पहुंच करके अगर ये ब्लास्ट कर पाते हैं तब तो अमेरिका की जीत होगी, नहीं तो ये भी जीत अधूरी रह जाएगी। ठीक, एक चीज सर मैं ये भी समझना चाहूंगी, ये B-52H और B-1B बॉम्बर्स की बात करते हैं, लंबी दूरी के लिए कौन सबसे ज्यादा बेहतरीन दोनों में माना जाता है? देखिए, B-52 ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी और B-1B जो है ना वो स्वीप विंग है इसका, तो ये ज्यादा स्पीड के लिए ज्यादा गिना जाता है, ज्यादा स्पीड के लिए गिना जाता है। बट B-52 इज द हेवीएस्ट बॉम्बर उनका। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि देखिए दोनों ही ताकतवर है। लेकिन अगर हम B-2, क्योंकि B-2 को लेकर भी आगे हम जानकारी देंगे किस तरीके से घातक का हथियार है, लेकिन इसके बारे में भी जरा समझाइए, क्योंकि तीनों की तैनाती अगर की गई है तो तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेहतर, सबसे ज्यादा और ताकतवर कौन सा है इनमें बॉम्बर? देखिए, B-2 एंड B-52 जो है वो हेवी पेलोड के लिए ज्यादा मशहूर है। ज्यादा से ज्यादा एक साथ ज्यादा से ज्यादा बॉम्ब कैरी करके ले जा सकता है। और B-1B जो है वो जो है वो स्वीप एक्शन, जो एक उसको फाइटर बॉम्बर कहा जाता है। वो प्योर बॉम्बर नहीं है, वो फाइटर बॉम्बर है। वो तेज गति से उड़ सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थोड़ा ज्यादा उन्नत किस्म के हैं। तो इस यही अंतर है मूलतः B-1B में और B-52 में। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, जो इस वक्त हम ईरान के अंदर स्थिति देख रहे हैं, जैसा मैंने सवाल आपसे पूछा भी था कि अगर घातक हथियारों की तैनाती होती है तो ऐसे में क्या, क्योंकि देखिए ईरान हमेशा ये कह रहा है कि उसके पास अभी भी ऐसे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल शायद अब तक नहीं किया गया, क्योंकि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल ही अब तक इस जंग में ईरान की ओर से इस्तेमाल किए गए हैं। और ऐसे में अगर घातक हथियार का इस्तेमाल, घातक बॉम्बर का इस्तेमाल अगर अमेरिका कर रहा है तो फिर आप जरा बताइए कि क्या स्थिति आने वाले दिनों में आप ईरान की देख पा रहे हैं?
अब पुनीता जी हाँ। देखिए, आपने सही फरमाया, क्योंकि ईरान हाँ। भी बार बार धमकी दे रहा है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं हाँ। कि वह बहुत विनाशकार ला देगा, और बार बार वो हम्म। धमकी दे रहा है कि वो घातक हथियारों का इस्तेमाल करने लगेगा अगर ज्यादा ये लोग ज्यादा तीखा आक्रमण होता है हम्म। तो इसमें मेरा और विश्व को आशंका यही है कि हो सकता है कि एक डर्टी बॉम्ब वो बॉम्ब होता है कि नॉर्मल मिसाइल्स पे या हम्म। नॉर्मल बॉम्ब में आप संवर्धित यूरेनियम को ही आप लगा दें, वो हम्म। एटॉमिक विस्फोट नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल बॉम्ब जब वह मिसाइल गिरेगी तो हम्म। उसके बाद वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो हवा में वहां फैल जाएगा, और कई किलोमीटर तक के आसपास के क्षेत्र जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। वहां पर हम्म। लोग जो है उनको कई तरह की बीमारियां होंगी, कई लोग मारे जाएंगे, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के शिकार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही घातक कदम होगा। ईरान ये घातक कदम उठा सकता है क्योंकि 60% तो उसका कई महीने पहले ही उसका संवर्धित यूरेनियम हो चुका था, तो वो जी। डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पुनीता जी ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम्म। डर्टी बॉम्ब का अगर इस्तेमाल करता है ईरान, तो फिर अमेरिका को कैसे रोक पाएगा वो न्यूक्लियर वारहेड इस्तेमाल करने से? तब तो हम्म। फिर ईरान का सर्वनाश होगा, अमेरिका को मौका मिल हम्म। जाएगा फिर वो एटॉमिक हथियार इस्तेमाल करने के लिए। जी। और ये जो B-52 B-1 और B-2 हैं, ये तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने के लिए मशहूर है। तो मुझे लगता है अभी भी संशय है कि ईरान डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये वो अपने सर्वनाश को खुद दावत देगा। लेकिन हम्म। ईरान के पास अभी कुछ हो सकता है, अति उन्नत किस्म के उसके पास और भी मिसाइल्स हो, या कहीं से वो लाया हो, जैसे कि उसने प्रदर्शन किया था और बोला था कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, संभवतः उसने बनाया है या उत्तर कोरिया से लिया है, ये अभी पता नहीं हम्म। है, लेकिन उसका परीक्षण नहीं हुआ है अभी। तो हो सकता है इस तरह के लंबी दूरी के मिसाइलों का वो इस्तेमाल करे और चौंका दे अमेरिका को। जी हाँ। हम्म। और एक चीज सर, ये जो हथियार इस वक्त अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें देखिए वेरिएबल और स्वीप विंग तकनीक जो है इसका भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में जो अत्याधुनिक विमान है उसके उसके लिए कितना ये उचित माना जाता है? क्या उसके लिए उपयोगी है ये चीज आज के अत्याधुनिक अगर विमानों के लिहाज से हम देखें तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं सर? नहीं, स्वीप विंग जो जहाज थे तकनीकी ये हाँ। काफी पहले विकसित हो चुकी थी। आप हाँ। देखिए भारत में भी जो MiG-23 था वो भी स्वीप विंग था। तो हम्म। 20 डिग्री वो भी स्वीप हो जाता था, एयर वन होने के बाद वो थोड़ा पीछे की तरफ चले जाते हैं उसके बेस। उससे क्या होता है कि जब उसको हम्म। गति देने में सहायता मिलती है, हाई स्पीड पकड़ने में फाइटर्स को सहायता मिलती है। तो B-1B जो है इनका, उसमें स्वीप विंग इसीलिए है कि वो हाई स्पीड पे गति पकड़ सके, काफी तेजी से गति अपना बढ़ा सके। तो और इसीलिए ये बॉम्बर एंड फाइटर दोनों का रोल प्ले करता है। जबकि B-52 जो है वो बिल्कुल हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ही है। वो तेज गति में विश्वास नहीं करता है, वो ज्यादा से ज्यादा पेलोड गिराने में विश्वास करता है, और उसकी जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है इसकी और जो इलेक्ट्रॉनिक उसका जो सूट है वो अति उन्नत किस्म का है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये स्टील्थ जहाज है जो आपके स्क्रीन पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसका डिजाइन ऐसा बनाया होता है कि जो रडार की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस रडार की तरफ नहीं जाती हैं, और बाकी जो होती है उनके ऊपर एक ऐसा पेंट होता है जो इनके रडार की किरणों को विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो ये रडार पर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हैं, और जिसके लिए मशहूर हैं, और जहां भी ये जाते हैं बिल्कुल गुप्त तरीके से जाते हैं और अपना पेलोड डिलीवर करके और वापस चले आते हैं, दुश्मन को पता भी नहीं चलता है। जी पुनीता जी। और अगर अगर एक जगह इस पर इनसे हमला होता है तो कितना नुकसान एक बारी में हो सकता है सर? देखिए पुनीता जी, ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की कैपेबिलिटी इनमें होती है, लेकिन न्यूक्लियर वारहेड का इस्तेमाल तो अभी नहीं किया जा रहा होगा। लेकिन बड़े बड़े 2000 पाउंड तक के बॉम्ब और एक साथ कई दर्जन बॉम्ब ये ले जाते हैं। तो उस पूरे क्षेत्र में कारपेट बॉम्बिंग या किसी एक क्षेत्र को, पहाड़ी को, जैसे बड़े बड़े कंक्रीट को तबाह करना है, तोड़ना है, उसके लिए इन जहाजों के हेवी बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है कि एक साथ ये
कई दर्जन बम एक जगह पे गिरा सकते हैं, ठीक तो है सर। काफी विनाश होगा। आसपास में मैं आपको बताऊं कि बिल्डिंग के खिड़कियां टूट जाती हैं, दरार आ जाती है, तो ये काफी विनाशक होते हैं, क्योंकि एक तो हेवी बम, ज्यादा वजन के बम ले जा सकते हैं, और